Assalamu alaikum. Please let me know if you can hear me properly so I can continue. Assalamu alaikum everyone. Are you all awake? Please let me know if you can. यस मिस, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वी शैल कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस क्लास। ठीक है, हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे हाइड्रो अल्काइलेशन ऑफ टॉलिन। ठीक है, एक रिएक्शन था, हमें उसके बारे में डिटेल्स गिवन थी। रिएक्शन जो हमारे पास मेन रिएक्शन था वो ये था कि टॉलिन हमारे पास कन्वर्ट हो रहा था बेंजीन में। टॉलिन बेंजीन में कैसे कन्वर्ट हो रहा था? टॉलिन वाज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन, यानी ब्रेक हो रहा था विद हाइड्रोजन इनटू बेंजीन एंड मीथेन। ठीक है, जब ये हमारे पास मेन रिएक्शन कैरी आउट हो रहा था तो साथ में हमारे पास एक साइड रिएक्शन भी अकर हो रहा था। वो साइड रिएक्शन क्या था कि बेंजीन हमारे पास दो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स मिलकर एक डाइफिनाइल बना रहे थे और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन का पूरा हमारे पास था कि किस तरह रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। अब हमें जो डाटा अवेलेबल था वो ये था कि जो ये रिएक्शन हो रहा था ये वेपर फेस प्रोसेस में हो रहा था और इसका प्रेशर था 500 psi है। सेकेंड, हमारे पास जो कंडीशन गिवन थी कि उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 1150 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 1150 से बिलो नहीं हो सकता, 1300 से अबव नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारी रेंज गिवन है। फिर इन्होंने कहा कि टॉलिन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट था, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एक्सेस हाइड्रोजन, ताकि हमारे पास कंप्लीट कन्वर्जन हो जाए, टॉलिन हमारे पास अनरिएक्टेड ना बचे रिएक्टर के अंदर। ठीक है, अब ये आपको सारी कंडीशंस आपको बता दी। ये कंडीशंस आपको कहाँ से पता चली? ये आपको लैब से पता चली। ठीक है, अभी आपने जो है कोई प्रोसेस डिजाइन नहीं किया इसका, अभी आपने कोई कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ एक सिंपल रिएक्शन है जो किसी बीकर में या किसी apparatus में कैरी आउट हुआ था इन द लैब। ठीक है, अब नाउ यू हैव टू डिजाइन अ प्रोसेस। अब इस प्रोसेस डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? फ्लो शीटिंग, कि आपका प्रोसेस फ्लो किस तरह करेगा, कौन सी चीज पहले आएगी। आप अपने जो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, आप इन सबको कैसे सेट करोगे, इसको अपनी रिएक्शन कंडीशंस कैसे प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं फ्लो शीटिंग पर। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक फ्लो शीट पर। ठीक है, हमारे पास एक सिंपल रिएक्टर है, सही है। रिएक्टर के अंदर हाइड्रोजन एंटर हो रही है टॉलिन के साथ। अब देखो हमारे पास, हम बात करते हैं कि हमें अपने रियलिस्टिक डाटा की तरफ जाना है। हाइड्रोजन हमारे पास कभी भी इंडिविजुअली मौजूद नहीं होता। हाइड्रोजन के साथ कुछ कंपोजिशन, जैसे 97% हाइड्रोजन होता है हमारे पास सिलेंडर के अंदर, और 3% या 2 पॉइंट समथिंग परसेंट हमारे पास मीथेन होता है साथ में। इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ प्योर हाइड्रोजन। 100% प्योर हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। अब तक देयर इज नो सच प्रोसेस वेयर यू कैन गेट 100% प्योर हाइड्रोजन। तो व्हेन यू आर गेटिंग हाइड्रोजन, तो इवेंचुअली कुछ ट्रेसेस ऑफ मीथेन भी आपके साथ उसके साथ होंगे। जब आप हाइड्रोजन प्रोवाइड करोगे तो हाइड्रोजन किसी ना किसी रिसोर्स से प्रोवाइड करोगे ना, तो उसके अंदर मीथेन के भी हमारे पास कुछ लिमिटिंग अमाउंट मौजूद होगा, निग्लिजिबल, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो होगा ना लार्ज स्केल पे। बेशक स्मॉल स्केल पे उसका इम्पैक्ट ना हो, लेकिन लार्ज स्केल पे क्वांटिटी भी लार्ज होती जाएगी और लार्ज स्केल पे समहाउ उसका इम्पैक्ट होगा। तो वी कैन नॉट जस्ट निग्लेक्ट इट। सही है, तो हम उसको फिलहाल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे रिएक्टेंट्स क्या हो गए? एक हो गया हमारे पास टॉलिन और दूसरा रिएक्टेंट क्या हो गया? हाइड्रोजन विद ट्रेसेस ऑफ मीथेन। ठीक है, ये सब रिएक्टर के अंदर जा रहे हैं एंड व्हाट आर दे प्रोड्यूसिंग? दे आर प्रोड्यूसिंग बेंजीन, डाइफिनाइल एंड हाइड्रोजन। ठीक है, पहला रिएक्शन था जिसके अंदर बेंजीन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो, सॉरी, बेंजीन और मीथेन प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट में क्या होगा? बेंजीन एंड मीथेन। फिर सेकेंड रिएक्शन था, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? डाइफिनाइल एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो गए? आपके प्रोडक्ट्स हो गए। अब आपको पता है कि जब ये हाइड्रोजन और मीथेन प्रोड्यूस कर मैम, रहा ये है, जो हाइड्रोजन के साथ जो मीथेन के ट्रेसेस आपने बताए, तो वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा क्या? रिएक्शन में वो पार्ट नहीं, ये जो मीथेन है रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है।
ठीक है, ये ऑलरेडी प्रोडक्ट है, ये टॉलिन के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा। नहीं, जो देखो हमने रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के साथ मीथेन के ट्रेसेस आप बता रही थी ना कि हाइड्रोजन के साथ लाजमी बिल्कुल मीथेन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टॉलिन है, हाइड्रोजन है और ट्रेसेस ऑफ मीथेन है। ट्रेसेस ऑफ मीथेन का मतलब ये है कि हार्डली फ्यू मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी नंबर ऑफ कोलिजन्स भी वेरी लिमिटेड होंगी। जब तक कोलाइड नहीं करेंगे दे विल नॉट रिएक्ट। ठीक है, और कोलाइड भी उनको प्रॉपर एनर्जी से करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कैरी आउट द रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास मीथेन भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन टॉलिन और मीथेन के दरमियान तो कोई है ही नहीं एग्जिस्टिंग रिएक्टेंट। टॉलिन ऑलरेडी बहुत स्टेबल है और ये जो कंडीशंस हैं इसके अंदर मीथेन से वो वैसे भी रिएक्ट नहीं कर रहा। टॉलिन सिर्फ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के अंदर। प्लस ये कि आप हाइड्रोजन को एक्सेस अमाउंट में क्या कहते हैं यूज कर रहे हो, तो उस एक्सेस अमाउंट से क्या है कि जो टॉलिन की मैक्सिमम कोलिजन्स होंगी वो हाइड्रोजन के साथ होंगी। बाय चांस अगर टॉलिन की कोई कोलिजन मीथेन के साथ हो भी जाती है तो इट विल नॉट कैरी आउट एनी। ऐसा थोड़ी होता है कि बस दो कंपोनेंट को मिला दो तो वो लाजमी लाजमी रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। उनको एक्टिवेशन एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, उनको कोई क्या कहते हैं ऐसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ती है जो हमारे पास स्टेबल हो। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनती हैं वो स्टेबल नहीं होती, वो फिर फर्दर ब्रेक डाउन हो जाती हैं, फर्दर वो किसी और के साथ मर्ज करके नई प्रोडक्ट बना लेती हैं। ठीक है, तो हमारा गोल क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाना। मे बी कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना ले टॉलिन मीथेन के साथ, लेकिन सिंस वो स्टेबल नहीं होगी तो वो इवेंचुअली ब्रेक डाउन हो जाएगी इनटू सम अदर प्रोडक्ट। तो हमारे पास अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होती, मीथेन के साथ कोई रिएक्शन हो रहा होता टॉलिन का, तो हमारे पास जो लैब के अंदर प्रोसेस हो रहा था उसके अंदर वो हमें बताते कि देयर माइट बी एन अदर साइड रिएक्शन। जैसे उन्होंने ये वाला साइड रिएक्शन बताया बेंजीन और डाइफेनाइल वाला, तो वो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफाई कर देते कि ऐसा कोई रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, डिड यू गेट माई पॉइंट? जी मैं समझ आ। ठीक है, तो मीथेन हमारे पास रिएक्टेंट पे रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा नाउ मूविंग ऑन टू, सही है। अब हमारे पास पता है कि हमारे पास हाइड्रोजन और मीथेन है, हमारे पास ये एज अ रिएक्टेंट एंटर हो रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, रिसाइकिल कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, डू यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्जिंग? पर्ज पता है आपको, पर्ज किसे कहते हैं? पर्ज पता है, बाईपास पता है, रिसाइकिल पता है, पर्ज पता है? सीपीपी 1 में पढ़ी होगी, सीपीपी 2 में भी पढ़ा होगा, पर्जिंग, बाईपास, रिसाइकिल, स्ट्रीम। नोबडी नोज। बाईपास को तो सिंपल आप समझ लो कि आप यू विल स्किप, एक स्ट्रीम में स्किप करके दूसरी स्ट्रीम में एंटर करवा दोगे, बाईपास कर दोगे, यानी एक इक्विपमेंट से या एक यूनिट ऑपरेशन से स्किप करवा के उसको दूसरे यूनिट ऑपरेशन में ट्रांसफर कर दोगे डायरेक्टली। ठीक है, ये हो गया आपके पास बाईपास। अब बाईपास कर दो। रिसाइकिल ये हो गया कि आपने जो है उसको रिसाइकिल बैक कर दिया इनटू फीड, सही है, या रिसाइकिल बैक कर दिया इनटू एनी पॉइंट ऑफ द ऑपरेशन या प्रोसेस। पर्ज में क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत पोर्शन डिस्कार्ड कर देते हो और थोड़ा बहुत पोर्शन आप दोबारा से एंटर करवाए तो रिसाइकिल कर देते हो, यानी कुछ फ्रैक्शन है आपका उसको आप एज अ रिसाइकिल एंटर करवा दोगे और कुछ फ्रैक्शन है उसको आप जो है पर्ज करवा दोगे। एक मिनट, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर देखो कि हाइड्रोजन और मीथेन प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म हो रही थी और हाइड्रोजन हमारे पास रिक्वायर भी थी फीड के तौर पर। ठीक है, मीथेन रिक्वायर्ड नहीं है, हाइड्रोजन रिक्वायर्ड थी। तो व्हाट विल यू डू, आप हाइड्रोजन और मीथेन की जो स्ट्रीम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट मीथेन फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड एनर्जी। ठीक है, तो यू विल नॉट जस्ट इन्वेस्ट योर एनर्जी या योर कॉस्ट इनटू दिस। ठीक है, आप क्या करते हो, आप थोड़ा आप एज अ इंजीनियर सोच लो। आपको पता है कि हाइड्रोजन और मीथेन है ये बहुत स्टेबल हैं और इनको और दोनों जो है हमारे पास गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दोनों के जो हमारे पास वोलेटिलिटी है वो बहुत ही नियर है,
सही है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सेपरेट देम, ठीक है। कुछ हद तक हो जाएगा सेपरेट आउट, लेकिन फायदा क्या जब हमारे पास मैक्सिमम सेपरेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम वी विल नॉट इन्वेस्ट अवर रिसोर्सेज ओवर इट। तो हम क्या करते हैं ऐसे मौकों पर, जब हमें पता है तो हम पर्जिंग करते हैं। पर्जिंग का मतलब ये है कि वो कुछ फ्रैक्शन को डिस्कार्ड कर देंगे, कुछ फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन और मीथेन को डिस्कार्ड कर देंगे, और कुछ फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन और मीथेन एंटर करवा देंगे एज अ रिसाइकिल स्ट्रीम इनटू द फीड। उससे पर्पस क्या होगा कि हमारे पास मीथेन की जो क्वांटिटी है रिएक्टेंट के अंदर, फीड के अंदर, वो हम लिमिट भी हो जाएगी, क्योंकि हमने काफी हद तक हमने वो वाली स्ट्रीम को वेस्ट कर दिया है। और दूसरी बात ये कि जो हाइड्रोजन है हमारे पास, उसकी डिमांड, हम नई हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवाएं, उससे बेहतर ये नहीं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है उसको ही री एंटर करवा दें। तो कुछ हद तक हमारे पास फीड की स्ट्रीम है, वो हमारे पास अकोमोडेट हो जाएगी बाय प्रोडक्ट स्ट्रीम, और बाकी जो हमारे पास एक्सेसिव हाइड्रोजन और मीथेन होंगे उनको हम पर्ज कर देंगे। डिड यू गेट दिस पॉइंट? पर्ज का मतलब होता है आप हाफ डिस्कार्ड कर दोगे, मैम ये हाफ दोबारा रिसाइकिल। बताओ। हमारे पास हाइड्रोजन और मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट में हो रहा है। ये देखो यहाँ पे सही है। हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, ये मीथेन सही है। प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन और मीथेन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, ये आपकी क्या हो गई, प्रोडक्ट आ गई। लेकिन आपकी मेन प्रोडक्ट क्या है, बेंजीन, सही है। डायफिनाइल आपकी बाय प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन और मीथेन आपकी बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं है, आपका असल फोकस क्या है, बेंजीन। आपने बेंजीन को सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है। अब मीथेन और हाइड्रोजन गे रहे, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट आ गई है। अब व्हाट विल यू डू, आप या तो इसको एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल दोगे, ठीक है। आपने बस खत्म, यहाँ पे प्रोसेस एम्प्टी हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आप हो इंजीनियर, आपको तो अपनी मास और जो एनर्जी है उसको जो है बहुत हद तक ऑप्टिमाइज करना है, रिकवरीज करनी है ना। अब आपको पता है यहाँ पे मीथेन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, और आपको हाइड्रोजन फीड में भी चाहिए, तो आप ये वाली हाइड्रोजन दोबारा से फीड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दोगे? क्या करवा सकते हो? ये जो प्रोडक्ट वाली हाइड्रोजन बनी इसको रिसाइकिल करके एज अ फीड इंट्रोड्यूस करवा दो रिएक्टर के अंदर, तो आपको हर बार नई हाइड्रोजन नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ आई ये वाली बात? अगर मैं ये प्रोडक्ट वाली हाइड्रोजन, एक दफा मैंने हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवाई, उसने रिएक्शन किया और उसने सारी प्रोडक्ट्स बना दी, उसने दोबारा हाइड्रोजन भी बनाई, मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को जाया करने के बजाय इसको दोबारा से अगली फीड के तौर पे यूज कर लिया। इट पॉसिबल और नॉट? प्लीज लेट मी नो, बताओ मैम मुझे। फिक्स प्रोपोर्शन के थ्रू हम नहीं बना सकते कि मतलब कि इसके लिए जितना रिक्वायर्ड है हम उतना ही इंटर करवा दे इसमें। हाइड्रोजन तो हम एक्सेस में यूज कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन का तो फिक्स प्रोपोर्शन एक्सेस के तौर पर होगा, जैसे फाइव तो इज टू फिर वन मैम है, तो मीथेन क्यों अगर रिमूव करवा रहे हो ऊपर से? मीथेन भी तो आप हटा रही हो ना। देखो, ये जो मीथेन है इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम मजबूर हैं। ये मीथेन हमारे पास बाय नेचर ही एग्जिस्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन और मीथेन हमारे पास, क्योंकि हम जो हम इथीन की क्रैकिंग से और इस तरह से जो ना हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। देयर इज नो अदर मेथड फॉर अस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो जब हम ये क्रैकिंग करते हैं, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमारे पास मीथेन के ट्रेसेस आ जाते हैं। मीथेन को सेपरेट करना हाइड्रोजन से बहुत मुश्किल है, ट्रेसेस जरूर मौजूद होंगे हाइड्रोजन के अंदर मीथेन के, ठीक है। तो ये मीथेन तो हमारी मजबूरी है। अब यहाँ पे जो मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है वो ट्रेसेस में तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना, वो तो काफी सारा प्रोड्यूस हो रहा है ना। जितना हमारे पास टॉलिन है, टॉलिन पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है बेंजीन के अंदर और मीथेन के अंदर। तो जब टॉलिन पूरा का पूरा, यानी अगर हमारे पास 1 फ्रैक्शन है हमारे पास टॉलिन का, तो 1 फ्रैक्शन हमारे पास मीथेन का मिल रहा है, तो मीथेन की क्वांटिटी भी तो इंक्रीज हो जाएगी ना आफ्टर रिएक्शन। पहले ट्रेसेस में थी यहाँ पर, लेकिन रिएक्शन के बाद मीथेन इंक्रीज हो जाएगा या नहीं होगा? होगा ना, एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा भी तो हो मैम रहा है। होगा। बिल्कुल। अब मीथेन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मैं इसको एज इट इज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दूं रिसाइकिल करके फीड के तौर पर, तो मीथेन और ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ गया। जब मीथेन और ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ गया रिएक्टेंट के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्टर्स के पैरामीटर्स को फ्लक्चुएट करेगा। एक एडिशनल कंपोनेंट बार बार उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, वो फिर कोलिजन में प्रॉब्लम करेगा। हमारे पास टॉलिन हाइड्रोजन की जगह पे मीथेन से ज्यादा कोलाइड करना शुरू कर देगा,
रिएक्शन काइनेटिक्स स्लो हो जाएगी। जब रिएक्शन काइनेटिक्स स्लो हो जाएगी तो हमारे पास रिएक्शन का टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा, या मे बी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, या प्रेशर इंक्रीज हो जाए। तो हम पैरामीटर्स को तो हमें फिक्स रखना है, हम उनको छेड़ तो नहीं सकते हैं। हमें टेम्परेचर फिक्स रखना है, हमें प्रेशर फिक्स रखना है, हमें रिएक्शन काइनेटिक्स के जो कांस्टेंट है वो फिक्स रखने हैं। ठीक है, तो हम अगर डायरेक्टली ये पूरी की पूरी स्ट्रीम रिसाइकिल करवा देंगे तो हमारे पास मीथेन हर रिसाइकिल स्ट्रीम में इंक्रीज होता जाएगा रिएक्टर के अंदर। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, प्रोडक्ट स्ट्रीम को डायरेक्टली पूरा का पूरा रिसाइकिल नहीं करवा सकते। तो हम क्या करेंगे, हम उसका मैक्सिमम फ्रैक्शन, ज्यादा से ज्यादा जितना हमारी रिक्वायरमेंट होगी उतना का उतना फ्रैक्शन जो है हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे, थ्रो आउट कर देंगे, जैसे हम डाइफिनाइल को करेंगे। ठीक है, या किसी और पर्पस के लिए यूज कर देंगे, कहीं और यूज कर देंगे। और बाकी जो जितनी क्वांटिटी हमारे पास ऊपर से थोड़ी बहुत चाहिए फीड में H2 की और मीथेन की, उसको हम रिसाइकिल बैक करवा देंगे। ठीक है, ताकि मीथेन की क्वांटिटी भी इंक्रीज ना हो और हमारे पास हाइड्रोजन और मीथेन की डिमांड हर हर प्रोसेस में, हर इंस्टेंट पे जो डिमांड है हमारे पास मीथेन और हाइड्रोजन की, वो हमारे पास हम उसको मेंटेन कर सके। हर दफा हम नई हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवाएं, नया मीथेन इंट्रोड्यूस करवाएं, और जो प्रोडक्ट में मीथेन और हाइड्रोजन बन रही है उसको हम बिला वजह फेंकते जाएं। उससे बेहतर ये नहीं है कि हम थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन प्रोडक्ट से ले लें और बाकी हम थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि हमारे पास कॉस्ट सेव हो जाएगी। अब पहले आप यहाँ पर ले रहे थे 5:1 का रेशियो, 5 आप हाइड्रोजन और मीथेन ले रहे थे और 1 रेशियो आप टॉलिन ले रहे थे। पहला आपके पास प्रोसेस हो गया, थोड़ा सा आपने मीथेन और हाइड्रोजन रिसाइकिल बैक कर दी, तो मे बी अब 4 आपके पास फीड का हो गया, 1 आपका इस रिसाइकिल स्ट्रीम का हो गया, तो ये हो गया दोनों मिला के 5 का रेशियो, और ये आपका 1 का रेशियो होगा, हो गया। तो आपके पास मीथेन और हाइड्रोजन की न्यू डिमांड वो डिक्रीज हो गई। बताओ, समझ आई ये वाली बात? पर्जिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया? मैम पर्ज पर्ज वाला जो होगा मैम, ये वेस्ट होगा या फिर उसको भी यूज करेंगे? पर्ज का मतलब ही होता है कि ये हाफ जो है, इस ये डिपेंड करता है। देखो, मोस्टली जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है उसके अंदर पर्ज के बाद वो वेस्ट ही होता है। ठीक है, या फिर आप मैम तो उसको ये भी किसी तो और, लॉस्ट हुआ ना। लेकिन देखो एक चीज थी, आप उसको 90 मोल्स पर लीटर आप उसको जो है डिस्कार्ड कर रहे थे, अब आप उसको 80 मोल्स पर लीटर डिस्कार्ड कर रहे हो। अगर मैं पूरी की पूरी प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर दूं तो मैं यहाँ पे एडिशनली भी मैं मीथेन और हाइड्रोजन को परचेज कर रही हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर रही हूँ। तो मेरी कॉस्ट तो बढ़ गई ना, अब मुझे तो कॉस्ट कम करनी है ना, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दिया और थोड़ा सा मैंने अपनी फीड को कम कर दिया। तो ओवरऑल तो मैंने कुछ ना कुछ तो पैसे बचाए होंगे ना, 10 रुपए तो मैंने बचाए होंगे ना। 10 रुपए भी बहुत मैटर करते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, जितना भी हम जितनी भी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं ना, हमारा गोल ही यही होता है, कॉस्ट सेविंग करना। ठीक है, अगर आप कह रहे हो जैसे कि मैं ये मीथेन और हाइड्रोजन है इसको पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर दूं, ठीक है कर दो डिस्कार्ड, लेकिन फिर आप हर दफा नए सिरे से हाइड्रोजन और मीथेन भी तो इंट्रोड्यूस करवाओगे ना। और अगर मैं पूरी की पूरी ये वाली स्ट्रीम रिसाइकिल बैक कर दूं तो फिर आपका रिएक्शन काइनेटिक्स है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी, वो फ्लक्चुएट करेगी, उसको ट्रबल होगी। तो मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकती ना कि मैं सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की ये जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट है इसको यूटिलाइज करने के लिए मैं अपने पूरे जो रिएक्शन है उसको सफर करवा दूं, उसको स्लो डाउन कर दूं। ठीक है, तो मुझे सोचना है ऑप्टिमाइज कि बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है इस सिनेरियो का। मैम ये डिस्कार्ड करेंगी तो इसमें हाइड्रोजन कम नहीं हो जाएगा? क्या डिस्कार्ड करेंगे? जो आप डिस्कार्ड कर रही हैं हाइड्रोजन और मीथेन को। मैं कह रही हूँ कि हम पर्ज करेंगे। पर्ज का मतलब ये होता है कि काफी फ्रैक्शन डिस्कार्ड कर देते हैं और कुछ फ्रैक्शन आप रिसाइकिल बैक करवा देते हैं। ठीक है, अब जब आप काफी फ्रैक्शन इसलिए डिस्कार्ड कर रहे हो क्योंकि मीथेन की क्वांटिटी है हाइड्रोजन के साथ। अगर हाइड्रोजन अकेला होता ना तो आप पूरा का पूरा रिसाइकिल बैक करवा देते, कोई मसला नहीं था। लेकिन हाइड्रोजन अकेला नहीं है, हाइड्रोजन मीथेन के साथ है और मीथेन प्रोड्यूस भी हुआ है रिएक्शन के दौरान, तो मीथेन की क्वांटिटी इनिशियली जो थी ना फाइनल में उससे बहुत ज्यादा है। अगर ये इनिशियल क्वांटिटी जितना ही मीथेन होता फाइनल में भी तो शायद हम पूरा का पूरा रिसाइकिल बैक करवा देते, लेकिन अब इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है मीथेन की, अब मैं इसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस करवाऊं
फिर मैं इस तरह साइकिल लूप में चलता रहे, हर दफा मैं पूरी की पूरी स्ट्रीम रिसाइकिल बैक करवाती जाऊं, तो एक वक्त आएगा कि रिएक्टर के अंदर सिर्फ मीथेन की क्वांटिटी होगी। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस मैम। मैम तो हम लोग हाइड्रोजन का सप्लाई बंद कर देते रिएक्टेंट की तरफ से। हाइड्रोजन की मतलब सॉरी हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं, क्योंकि मीथेन अगर ज्यादा बन रही है प्रोडक्ट के अंदर तो मीथेन को रिसाइकिल करवा के हाइड्रोजन बढ़ा दें। देखो हाइड्रोजन का काम क्या है? टॉलिन के साथ रिएक्ट करना। अगर हाइड्रोजन को बढ़ाओगे भी तो टॉलिन को, अगर आप चाह रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने तो फिर टॉलिन को भी बढ़ाना पड़ेगा। आपका रिएक्टर तो एक फिक्स मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं पर्च आउट कर रहा हूँ ना वो ना करूँ, मैं पूरा रिसाइकिल करूँ। पूरा रिसाइकिल करें जी कि पूरी की पूरी? अच्छा पूरा आप रिसाइकिल कर दें, आप बिल्कुल भी पर्ज आउट ना करें, सॉरी ठीक है, आपने इसको पर्ज नहीं किया, आपने पूरा कर, तो क्या मीथेन की क्वांटिटी हर टाइम पे इंक्रीज नहीं हो जाएगी? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मीथेन की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है ना तो मैं उसके रिस्पेक्ट से मैं रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, CH4 कम कर दूंगा जो मैं रिएक्टेंट में दे रहा हूँ। ये आपके कंट्रोल में थोड़ी है। ये CH4, ये वाला CH4 आपके कंट्रोल में नहीं है। आप हाइड्रोजन जब भी प्रोड्यूस करते हो उसके साथ अटैच CH4 के ट्रेसेस होते हैं। कभी भी आपको 100% हाइड्रोजन नहीं मिलती है, ये पैरामीटर्स फिक्स रहेंगे। अगर लेट्स से 100 kg मोल पर आर का फ्लो रेट आपने मेंटेन किया है तो उसके अंदर 97% फ्रैक्शन हाइड्रोजन का होगा और 3% फ्रैक्शन मीथेन का होगा, लाजमी। ये कंट्रोल में नहीं है। अगर ये कंट्रोल में होता तो मैं मीथेन एंटर ही क्यों करवाती रिएक्टर के अंदर? मैं तो बस सिंपल इसी तरीके से रिएक्शन फॉलो करती ना कि सिर्फ टॉलिन और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो और बेंजीन और मीथेन बने। मैं बिला वजह एक रिएक्टेंट के अंदर एक और कंपोनेंट क्यों ऐड करवाती मीथेन का? हमारे पास करंटली जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए वो बनती है हमारे पास ईथेन की डिकम्पोजिशन से। तो जब उसकी डिकम्पोजिशन से बनती है तो मीथेन लाजमी बाय प्रोडक्ट में बनता है। फिर मीथेन को हम मैक्सिममली सेपरेट आउट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन और मीथेन दोनों गैस है तो उनके लिए बहुत ज्यादा ही हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, काफी हद तक सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास ये पैरामीटर्स कंट्रोल में है ही नहीं, हमारे पास हाइड्रोजन के साथ मीथेन लाजमी एंटर होगा, तो आप कैसे रिएक्टर की फीड को कंट्रोल करोगे? फिर तो आप अपने प्रोडक्ट को ही देखोगे ना, जो चीज आपके हाथ में, जो चीज मेरे हाथ में ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? सिंपल आपके पास डायग्राम हो गई कि किस तरीके से रिएक्टेंट्स एंटर होने, किस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो पर्जिंग और रिसाइकिल का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ इस एग्जाम्पल में, लाजमी नहीं कि हर एग्जाम्पल के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि आप पर्ज करो, रिसाइकिल करो या बाईपास करो। ठीक है, यू हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है देन यू विल गो फॉर इट। इफ देयर इज नो अपॉर्चुनिटी देन सिंपल आप इनपुट आउटपुट डायग्राम बनाओगे कि ये रिएक्टेड हो गया, ये प्रोडक्ट हमारे पास इन हो रहे हैं, सॉरी ये रिएक्टेंट इन हो रहे हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, there is no it is not necessary that every time you will have the opportunity to purge or to recycle। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको फर्दर एडवांस करना है। ठीक है, ये तो हमारे पास बेसिक थी। फर्दर एडवांस करने के पहले हमने अब इनको फेजेस के ऊपर देखना है। ठीक है, हमने देखा कि हाइड्रोजन और मीथेन है, गैसियस फेज है। ठीक है, हाइड्रोजन और मीथेन है, गैसियस फेज है। टॉलिन है हमारे पास लिक्विड फेज में ही होता है। ठीक है, रिएक्शन से पहले मे बी वेपर फेज में हो, लेकिन आफ्टर रिएक्शन ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू रिकन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फेज। ठीक है, क्योंकि लिक्विड में स्टेबल होता है, वेपर में इट इज नॉट स्टेबल। ठीक है, बेंजील डाइफिनाइल लिक्विड में होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसको फर्दर करना है कि हम किस तरीके से, अब ये तीन, यहाँ पे हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, बेंजीन डाइफिनाइल, सॉरी चार प्रोडक्ट्स है, बेंजीन डाइफिनाइल हाइड्रोजन एंड मीथेन। तो हम किस तरीके से जो है उनको सेपरेट आउट करेंगे? ये तो हमने एक रिएक्टर सिस्टम बना दिया था, अब हम सेपरेशन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल वही हमारे पास रिएक्टर है, रिएक्टर के अंदर हाइड्रोजन विद ट्रेसेस ऑफ मीथेन एंटर हो रहा है, टॉलिन एंटर हो रहा है। ठीक है, अब रिएक्टर है वो कोई ना कोई हमारे पास सेपरेशन सिस्टम में एंटर होगा। सही है, सबसे बेसिक सेपरेशन सिस्टम क्या होता है कि आप फेज स्प्लिट कर दो, फ्लैश ड्रम, जिसके अंदर आप लिक्विड फ्रैक्शन को अलग कर दो बॉटम से और टॉप फ्रैक्शन को अलग कर दो आप क्या कहते हैं टॉप से।
वेपर फ्रैक्शन को आप टॉप से कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, सिंपल फेज स्प्लिट हो गया, ठीक है। आपने किसी भी कोई भी, अभी फिलहाल हम इतनी डिटेल में जा रहे कि हम कौन सा सिस्टम यूज करेंगे, अभी हम जनरलाइज बात करें कि हमने ये वाला रिएक्टर यूज किया और ये हमने कोई भी इक्विपमेंट यूज किया फेज स्प्लिटिंग के लिए, ठीक है। अब फेज स्प्लिटिंग से क्या होगा, हमारे पास जितने भी वेपर्स हैं वो टॉप से अवेलेबल हो जाएंगे हमारे पास, और जितने भी हमारे पास लिक्विड है वो बॉटम से आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास पेपर में हमारे पास देयर इज अ चांस वो मीथेन और हाइड्रोजन है, ये हमारे पास गैसेस फेज में है, ये हमारे पास वेपर रिकवरी सिस्टम में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, लिक्विड के अंदर बेंजील डाइफेनाइल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या, इज इट पॉसिबल कि हमारे पास रिएक्टर 100% कन्वर्जन करे? मैक्सिमम कन्वर्जन पॉसिबल है, लेकिन 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इज इट ओके? कोई इसके अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है इस स्टेटमेंट से कि 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है? बताओ मुझे, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट कि रिएक्टर के अंदर 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है? यस मिस, एग्री। ठीक है, 100% कन्वर्जन जब, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है? यस बोला था मैम, कुछ नहीं। ठीक है ठीक है, 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास टॉलिन अनकन्वर्टेड मौजूद होगा प्रोडक्ट के अंदर, सही है। हमने इस वाले डायग्राम के अंदर अनरिएक्टेड टॉलिन की इसलिए बात नहीं की थी कि सिंपल इनपुट एंड आउटपुट फ्लो शीट थी, इसके अंदर हम डिटेल्स में नहीं गए थे। जैसे जैसे हम अपनी फ्लो शीट को एडवांस करते जाएंगे हम उसकी छोटी छोटी डिटेल्स को इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि रिएक्टर 100% कन्वर्जन नहीं कर सकते, तो देयर इज अ हाई चांस कि हमारे पास रिकवरी सिस्टम, लिक्विड रिकवरी सिस्टम के अंदर अनकन्वर्टेड टॉलिन भी मौजूद हो। जब अनकन्वर्टेड टॉलिन होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको रिकवर करके वी विल सेंड इट बैक टू द रिएक्टर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, फर्दर एडवांस फ्लो शीट हो गई। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से वेपर रिकवरी सिस्टम प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से हम लिक्विड रिकवरी सिस्टम अपना डेवलप कर सकते हैं, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या ऑल्टरनेटिव्स है, ठीक है। देखो, ये हमारे पास जो ना ओपन एक क्या कहते हैं कैनवस है, मेरी मर्जी मैं किस तरीके से अपना सिस्टम डिजाइन करूं, आपकी मर्जी आप किस तरीके से अपना सिस्टम डिजाइन करें। देयर आर 100 ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉर अस टू लुक फॉर, ठीक है। अब उस ऑल्टरनेटिव में मेरा ऑल्टरनेटिव डिफरेंट होगा, आपका ऑल्टरनेटिव डिफरेंट होगा, ठीक है। सही है, लाजमी नहीं कि मैंने जिस तरीके से फ्लो शीट ड्रॉ की है उस तरीके से ही आप फ्लो शीट ड्रॉ करें, आपके आइडियाज आपकी वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम फर्दर एडवांस स्टेज पे जाएंगे अब, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन डेप्थ कि हमारे पास प्रोसेस किस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है। हम बात करते हैं पहले हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास टेम्परेचर मेंटेन करना था हमें 1150 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑब्वियस सी बात है जो हाइड्रोजन और मीथेन है, जब हम उसको एज अ फीड कंसीडर करेंगे तो हम उसको हीट करेंगे बिफोर हेड ना, रिएक्टर में एंटर करने से पहले हम उसको हीट करेंगे, तो वो कोई ना कोई हमारे पास हीटिंग इक्विपमेंट चाहिए होगा। तो मीथेन और हाइड्रोजन किसी हीटिंग इक्विपमेंट में एंटर होंगे टू अचीव द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। लाइकवाइज हमारे पास टॉलिन है, टॉलिन को भी हम हीट करेंगे 1300 या 1150 टू 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ताकि हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर रीच हो जाए हमारे रिएक्शन का, ठीक है। दोनों को मर्ज करके हम हीट क्यों नहीं करेंगे कि पहले हम टॉलिन और हाइड्रोजन को मिक्स कर दें और उसके बाद दोनों को साथ हीट कर दें? इज इट पॉसिबल, कैन वी डू दैट कि हम पहले हाइड्रोजन और टॉलिन को मिक्सर से गुजार के मिक्स कर लें और फिर हम उनको दोनों को साथ हीट कर लें? इट विल सेव अवर हीटिंग कॉस्ट। कि पहले हमारे पास 2 बॉयलर, ये कैपिटल कॉस्ट भी, पहले हमारे पास 2 बॉयलर या लेट्स से 2 हीट एक्सचेंजर्स की जरूरत थी, अब हमने एक ही हीट एक्सचेंजर में दोनों को हीट अप कर लिया है। इज इट पॉसिबल? बताओ। जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम में हीट कर रही हूँ हाइड्रोजन और मीथेन को और टॉलिन को, क्या मैं दोनों को पहले मिक्स करके साथ हीट कर सकती हूँ? क्या मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है? मैम वो तो डिपेंड करता है ना फेज पे, कौन से फेज में है। ये नो हमारे मैम, पास नहीं कर सकती आप। नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती?
क्यों नहीं कर सकती? मैम शायद टोलिन लिक्विड फॉर्म में है और वो गैसेस फॉर्म में है, इस वजह वो से। तो हीट करूंगे तो टॉलिन वेपराइज फॉर्म में आ जाएगा। मैम एक स्लाइड पीछे करें आप, उसमें एक सवाल है मेरा। अच्छा ठीक है, बोलिए, पूछिए। अब इसमें आपने हाइड्रोजन और पहले उसमें रिएक्शन में हाइड्रोजन और मीथेन को रिसाइकल करवाया है और नीचे वाले में आपने टोलिन को करवाया है, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों नहीं, रिएक्शन में? यहाँ पे हाइड्रोजन और मीथेन भी रिसाइकिल पर्ज होगा, ठीक है। कुछ हाइड्रोजन और मीथेन है वो हमारे पास डिस्कार्ड कर देंगे, कुछ हम री एंटर करवाएंगे। ये मैं एरो ड्रॉ करना भूल गई हूँ, ये मेरा ब्लंडर है, ठीक है। मैं ड्रॉ करने के बाद फिर वो कर दूंगी। अच्छा, पर्च हम मैम तब करते हैं ना जब हमारे पास एक्सट्रैक्ट ज़्यादा हो जाए, हाँ, और रिसाइकल जब हमारे पास प्रॉपर मिक्सिंग ना हो। नहीं, रिसाइकिल लाजमी नहीं, प्रॉपर मिक्सिंग ना हो। हम कभी कभार रिकवरी के लिए भी रिसाइकिल करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट है वो दोबारा से यूटिलाइज हो रही है। लाजमी नहीं कि सिर्फ मिक्सिंग के लिए हम रिसाइकिल करें। अब हमारे पास जैसे अगर यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही होती और मीथेन ना प्रोड्यूस हो रही होती, तो मुझे पता है हाइड्रोजन मुझे फीड में चाहिए और एक्सेस में चाहिए, तो मैं क्यों नहीं हाइड्रोजन लूंगी, मैं पूरी की पूरी स्ट्रीम को रिसाइकिल कर देती, ठीक है। तो रिसाइकिल हमारे पास कभी कभार फीड की रिक्वायरमेंट को मिनिमाइज करने के लिए भी यूज होता है। मतलब कि मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालने के लिए। देखो, प्रोडक्ट तो मैक्सिमम निकालने के लिए आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल करोगे ना। मेरा ताल्लुक ये है कि मैं किस तरीके से अपने इक्विपमेंट, अपने पूरे प्रोसेस की कॉस्ट को रिड्यूस करूं। अब हर दफा मैं, लेट्स से ए रिएक्टेंट है, हर दफा मैं ए रिएक्टेंट खरीद के उसको प्रोसेस करके बी प्रोडक्ट बना रही हूँ और साथ में ए प्रोडक्ट भी बन रही है, तो उस ए प्रोडक्ट को जाया करने के बजाय अगर मैं पूरी की पूरी ए प्रोडक्ट फीड के तौर पे यूज करती रहूं, तो मेरी हर दफा मुझे नया नहीं खरीदना पड़ेगा ना। ए मुझे तो हर दफा मुफ्त में मिल रहा है। सिर्फ एक दफा मैंने ए खरीदा, उससे बी और ए दोनों बनाया और फिर ए को बार बार रिसाइकिल करती गई, तो मुझे हर दफा नया ए नहीं खरीदना पड़ा, मेरी कितनी कॉस्ट बच गई। तो रिसाइकिल का पर्पस ये होता है कि आप या तो रिकवरी कर रहे होते हो या आप अपनी स्ट्रीम्स की जो क्या कहते हैं फ्रैक्शंस है उनको मेंटेन कर रहे होते हो। पर्ज से भी आप यही करते हो, लेकिन पर्ज में मसला ये होता है कि आपकी जो है क्वांटिटी एक्सेस में हो जाती है जो आपके रिएक्शन को प्रॉब्लम कर सकती है। तो आप फिर आधा पोर्शन डिस्कार्ड करते हो और आधा पोर्शन आप रिसाइकिल बैक करते हो। मगर मैम हमने सीआरई में पढ़ा था रिएक्शन, जब हम रिएक्टर कर रहे थे रिएक्शन का चैप्टर, तो उसमें सर ने बताया था कि रिसाइकल हम तब करते हैं जब हमारे पास प्रॉपर मिक्सिंग ना हो रही हो। मैंने कहा है कि ये भी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं है। मैंने इस बात से डिनाई नहीं किया, मैंने कहा है कि एक रीजन ये भी हो सकता है, तो जब लेकिन हमारे पास मैक्सिमम हमारा जो बेसिक रीजन होता है ना रिसाइकिल का, वो ये होता है कि हम जो है अपनी जो क्या कहते हैं फ्लो है उसको मेंटेन कर सके, अपनी जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है। अब मुझे पता है एक चीज मेरे पास जाया हो रही है, उसको जाया करने के बजाय मैं रिसाइकिल बैक करवा दूं। ये जो हमारे पास अनकन्वर्टेड टॉलिन है, इसको मैंने अनकन्वर्टेड, यहाँ पे टॉलिन था ना, मैंने इसको दोबारा से रिसाइकिल बैक क्यों करवाया? ताकि वो दोबारा से रिएक्टर के अंदर जाके रिएक्ट करे, जाया ना हो वो। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग के लिए तो नहीं इंट्रोड्यूस करवाया ना रिएक्टर के अंदर टॉलिन, मैं तो इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया कि वो अनकन्वर्टेड रह गया था, उसने रिएक्शन नहीं किया था। यहाँ पे वो बेंजीन अगर मैं एज अ वो निकाल दी तो बिला वजह जाया जाता। मुझे तो बेंजीन सॉरी टॉलिन निकाल दी, तो मुझे टॉलिन तो दोबारा से कन्वर्ट ही करना है। तो मैंने क्या वही किया, उसको रिसाइकिल करवा दिया रिएक्टर के ना, ताकि वो कन्वर्जन तो करे, वो प्रोडक्ट तो बनाए। मैं क्यों जाया करूँ अपना टॉलिन? वही तो मैम, इस वजह से तो मैंने ये दोनों सवाल पूछे। अच्छा नहीं, चलो आप। रिसाइकिल का हर किस मकसद ये नहीं होता कि वो सिर्फ मिक्सिंग के लिए। एक अपॉर्चुनिटी ये भी होती है कि हम मिक्सिंग कर सके वो मैक्सिमम, ताकि हमारे पास ज्यादा अच्छी हमारे पास कन्वर्जन हो सके। लेकिन रिसाइकिल का हर किस मतलब ये होता है कि सिर्फ वही मिक्सिंग, ठीक है। हमारे पास ओके, बेसिक जो मकसद यही होता है कि हम जो है अपना जितना भी अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट है उसको दोबारा से रिसाइकिल बैक करते हैं, या फिर हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है जो हमारे पास कहीं और जरूरत है, तो हम उसको वहां से निकाल के दोबारा से रिसाइकिल बैक कर देते हैं अपने प्रोसेस के अंदर। अगर मैम हमें फर्स्ट रिएक्शन में ही मिल जाए, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म में जब रिएक्टर से निकलता है तो हमें प्रोडक्ट मिल गया प्रॉपरली, तो हमें तो दूसरे टाइम तो करना ही नहीं पड़ेगा ना रिसाइकल। अगर सारी की सारी ऐसा भी हो 100% सकता है। कन्वर्जन 100% कन्वर्जन हो जाए तो हम नहीं करेंगे रिसाइकिल। लेकिन 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है ना, रियलिस्टिक नहीं है। बिल्कुल ही। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे अपनी डिटेल फ्लो शीट की।
सही है। हम हाइड्रोजन और टॉलीन को साथ में हीट अप इसलिए नहीं करेंगे कि अब हमने दोनों को पहुंचाना है 1150 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। जैसे ये अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज अचीव करेंगे, ये रिएक्शन प्रोसीड कर देंगे, तो जो हमारे पास इक्विपमेंट है जिसके हम हीटिंग कर दें वो हमारे पास फिर सेफ नहीं रहेगा। सही है, ठीक है। तो हमारे पास टू अवॉइड द हैसल, कि हमारे पास सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि हम वैसे भी इंडस्ट्रियल उसमें जो ना इंडस्ट्रीज के अंदर हमारी कोशिश यही होती है कि हम तमाम स्ट्रीम्स को अलग अलग हीट करें। एक साथ हीट इसलिए नहीं करते कि यू नेवर नो कि वो कौन सा रिएक्शन कैरी आउट कर लें उस टेम्परेचर पर, उस प्रेशर पर, और फिर मे बी देयर इज अ चांस कि हमारे पास एक्सप्लोजन हो जाए, देयर इज अ चांस कि हमारे पास करोजन हो जाए इक्विपमेंट के अंदर, उसके अंदर। ठीक है, टू मैम ये अवॉइड टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा बहुत? मैम ये भी होता है ना कि हमारे पास लोड ना बढ़ जाए, बाद टाइम हाँ हमारे पास लोड बहुत इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से हमें फिर नहीं, और लोड तो आपकी बिल्कुल लोड वाली बात भी आपकी है कि अगर हम दो स्ट्रीम्स को एक साथ हीट अप करेंगे तो लोड भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब अपना अगर हम अभी तो डिजाइनिंग की बात करें ना, तो अगर मैं डिजाइनिंग में इन दोनों को एक साथ हीट अप का एक पूरा प्रोसेस डिजाइन करती हूँ तो मैं फिर अपना इक्विपमेंट भी उसी हिसाब से साइज करूंगी, हीट एक्सचेंजर भी उसी हिसाब से साइज करूंगी जो इन दोनों के लोड को बेयर कर सके। लेकिन मसला सारा ये है कि हमारे पास जैसे ही वो टेम्परेचर रीच करेगा देयर इज अ चांस कि वो अपना रिएक्शन कंटिन्यू करना शुरू कर दे, तो वो इट वुड बी डेंजरस फॉर द इक्विपमेंट। ठीक है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम रिएक्टर के अंदर ही अपना रिएक्शन करवाएं। तो बिफोर रिएक्टर हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रीम्स हमारी सेपरेट आउट ही रहें ताकि वो हमारे पास रिएक्शन कैरी आउट ना करें। और टाइम वाली बात कौन कर रहा था? मैंने पूछा था मैम। क्या पूछा था? मैम ये मतलब कि अलग अलग जब हम करेंगे, एक का मतलब टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, दूसरे को कम चाहिए, अलग अलग, उस पर टाइम नहीं लगेगा ज्यादा? एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं ना प्रोसेस, और ये भी डिपेंड करता है कंटीन्यूअस प्रोसेस है बैच प्रोसेस है। कंटीन्यूअस है तो वो कंटीन्यूअसली होता रहेगा। मैम वहां अभी पे जो है हाइड्रोजन मतलब ये जो प्रिपरेशन हो रही है किस बैच पे या कंटिन्यूस पे? अभी हमने नहीं बताया, ठीक है, ये अभी हम स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ प्रोसेस डिजाइन कर रहे हैं, फिर जब हम प्रोसेस डिजाइन कर लेंगे फिर हम देखेंगे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ये अब हम सब पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि बैच होना चाहिए प्रोसेस या कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है। अच्छा मैम, ये प्रोसेस डिजाइन अगर हो गया तो कंटिन्यूस और बैच जो होता है ये भी प्रोसेस डिजाइन के पहले हम हाँ, देखते हैं या बाद में हम उसके लिए नहीं, यूज कर सकते हैं दोनों के लिए? प्रोसेस डिजाइन के वक्त आप देखते हैं, आप प्रोसेस डिजाइन करने के बाद इक्विपमेंट जब बना रहे होते हैं ना, डिजाइन कर रहे होते हैं, तब आप देखते हैं कि बैच होना चाहिए कंटिन्यूअस। बैच हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास जो है ओवरऑल प्रोडक्शन जो है रेट हमारे पास वो कम है, तो हम बैच की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा प्रोडक्शन करनी है हमारे पास तो हम कंटिन्यूअस की तरफ जाते हैं। सबसे मेजर डिफरेंस यही है बैच और कंटिन्यूअस का। बैच हम उस वक्त परस्यू नहीं वो करेंगे तो जब, सही है मैम, यानी कि प्रोसेस डिजाइन के दौरान ही हम करेंगे ना कि हाँ कंटिन्यूस बिल्कुल होगा या बैच होगा। बिल्कुल, ये तो अब मेजर ये स्टेप है। आप ये डिसाइड करोगे तो उसके बाद आप आगे अपनी कॉस्ट एनालिसिस करोगे ना। अच्छा ठीक है, आपके इसमें कॉस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। सही है। ठीक जैसे है, आपने दो सेपरेट की यूज किए हैं, अगर अगर मैं एक ही रिएक्टेंट के अंदर इसको लगा के टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं रिएक्टेंट का? अगर रिएक्टर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करें जी जी। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है जैसे अगर आप पहले दोनों स्ट्रीम्स को रिएक्टर के अंदर एंटर करवाएंगे आप, फिर आप उसको जो है ना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इट विल टेक टाइम। जो आपके पास रेजिडेंस टाइम है रिएक्टर का वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। ये डायरेक्टली सडनली तो 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर नहीं पहुंच जाएगा ना, तो इट्स बेटर टू हीट अप बिफोर। एक और रीजन ये भी हो सकता है ना कि दोनों की स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस होगा ना, एक ज्यादा टेम्परेचर गेन कर लेगा, एक कम करेगा इक्वल टाइम। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सही है। ठीक है, और प्लस ये कि हम हाइड्रोजन एक्सेस में यूज करें तो देयर इज अ हाई चांस कि हाइड्रोजन हमारे पास ज्यादा इजीली हीट अप हो जाए एज कम्पेयर टू टॉलिन, ज्यादा इजीली। ठीक है, अच्छा हमारे पास हमने इन दोनों को हीट कर लिया, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को रिएक्टर के अंदर एंटर करवाएंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, अभी हमने देखा नहीं है कि रिएक्टर कौन सा यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज करें, क्या स्पेसिफिक कंडीशन है। अभी हम सिर्फ बेसिक उसकी बात करें, आउटलाइन की। ठीक है, अब रिएक्टर के अंदर रिएक्शन प्रोसीड हुआ, हमारे पास प्रोडक्ट्स बनी, बेंजीन, डाइफिनाइल, मीथेन, हाइड्रोजन एंड अनरिएक्टेड टॉलिन। ठीक है, ये हमारे पास 5 हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब हमारे पास रिएक्टर का भी करंटली टेम्परेचर क्या होगा, 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट, अप टू 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो जो स्ट्रीम्स निकल रही होंगी उनका टेम्परेचर भी वही होगा।
जब उनका टेम्परेचर वही होगा तो ऑब्वियसली बात है यू नीड देम टू कूल डाउन, उनको आप किसी तरीके से कूल डाउन करोगे, तो यू विल यूज अ कूलर, ठीक है, या तो कूलर यूज कर लोगे या आप हीट एक्सचेंजर यूज कर लोगे। अच्छा ये वाली बात हीट एक्सचेंजर वाली मैं बाद में, मुझे रिमाइंड करवाना ये वाली बात हीट एक्सचेंजर वाली, ठीक है। कूलेंट यूज कर लोगे आप, या फिर आप कुछ और यूज कर लोगे, कूलर, सिंपल कूलर यूज कर लोगे, तो ताकि आप उसका टेम्परेचर रिड्यूस डाउन करवा सको, ठीक है। आफ्टर कूलर व्हाट विल यू डू, यू हैव टू सेपरेट आउट द स्ट्रीम्स, कि आपकी जो लिक्विड स्ट्रीम्स है वो सेपरेट आउट हो जाए और जो वेपर स्ट्रीम्स है वो सेपरेट आउट हो जाए, ठीक है। आपने क्या किया, फ्लैश ड्रम यूज किया, जो फेस स्प्लिटर था ना ऊपर हमने जिसकी बात की थी, ठीक है, उसको मैंने नाउ स्पेसिफाई कर दिया कि फ्लैश ड्रम वुड बी अ सूटेबल ऑप्शन फॉर इट। लाजमी नहीं है कि सिर्फ ये सिंगल ऑप्शन हो, यू कैन कैरी आउट डिस्टिलेशन एज वेल, ठीक है, लेकिन मे बी मुझे लगा कि फ्लैश ड्रम वुड बी अ कन्वीनियंट वन, क्योंकि फ्लैश ड्रम के अंदर कुछ नहीं करना होता, प्रेशर ऑलरेडी हमारा 500 psi ए मेंटेन है, तो जैसे ही इसको फ्लैश मिलेगा इट विल सेपरेट आउट इजीली इनटू वेपर फ्रैक्शन एंड लिक्विड फ्रैक्शन, ठीक है। यू माइट कंसीडर एनी अदर ऑप्शन एज वेल, अप टू यू, इट्स अ ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। फ्लैश ड्रम हमने कंसीडर किया, फ्लैश ड्रम में क्या हुआ, हमारे पास जितनी भी गैसियस प्रोडक्ट थी वो हमारे पास सेपरेट आउट हो गई फ्रॉम द टॉप, और जितनी भी हमारे पास लिक्विड प्रोडक्ट थी, बेंजीन, टॉलिन, डाइफेनाइल, वो सेपरेट आउट हो गई फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी वो गैसियस प्रोडक्ट की, ठीक है। गैसियस प्रोडक्ट का हम वही करेंगे पर्ज, ठीक है। पर्ज का मतलब ये कि हम उसका काफी हद तक फ्रैक्शन डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। बाकी हम फ्रैक्शन रिसाइकिल करवाएंगे। अब रिसाइकिल कैसे करवाएंगे, देखो पहले यहाँ पे उसका प्रेशर था 500 psi, ठीक है, जो हमने मेंटेन किया था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही वो फ्लैश ड्रम से गुजरा, फ्लैश हुआ, तो उसका प्रेशर रिड्यूस हो गया, सडन प्रेशर रिड्यूस की वजह से ही तो सेपरेशन हुई है, तो जैसे ही प्रेशर रिड्यूस हुआ तो अब इस जो हमारे पास स्ट्रीम है हाइड्रोजन और मीथेन की, इसका प्रेशर डिफरेंट है। अब इसका प्रेशर डिफरेंट है, तो आप जब रिसाइकिल करवा रहे होगे तो आप डायरेक्टली इसको रिसाइकिल नहीं करवाओगे,